और अब डीएनए में हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले का विश्लेषण करेंगे जिस पर पिछले 6 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से सियासत जारी थी और विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के उस फैसले को सही ठहरा दिया और नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बीते 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को एक बड़ा फैसला लेते हुए देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की घोषणा की थी, जिसके कुछ घंटे के अंदर ही 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले का विरोध करते हुए विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने, छोटे कारोबारियों के काम धंधे चौपट होने और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के सड़क पर आ जाने के तर्क भी दिए गए थे। यही नहीं, केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक संविधान पीठ गठित की थी। आज सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने 4-1 से फैसला सुनाते हुए कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और यह फैसला ठीक था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को ठीक ठहरा दिया। 5 जजों की इस संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, B राम सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। हालांकि जस्टिस BV नागरत्ना ने बाकी 4 जजों से अलग फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था और इसे गजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू करने की जगह संसद के अंदर कानून बनाकर लागू किया जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब इस आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को क्यों खारिज किया और नोटबंदी को किस आधार पर सही ठहराया। इसलिए आज आपको हमारे पूरा विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको नोटबंदी और उससे जुड़े कई अहम पहलुओं का एक-एक करके जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलील क्या थी। दरअसल इस याचिका में कहा गया कि सरकार ने RBI कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल करने में गलती की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील P चिदम्बरम ने कहा था कि RBI एक्ट की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार बैंक नोटों की किसी भी सीरीज को लेन देन के लिए अमान्य ठहरा सकती है और इस एक्ट के तहत सभी नोटों को चलन से नहीं रोका जा सकता है। P चिदम्बरम ने यह दलील भी दी थी कि केंद्र सरकार खुद ऐसा फैसला नहीं ले सकती और RBI के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही ऐसा फैसला लिया जा सकता है। यानी RBI अगर सिफारिश करता है तभी केंद्र सरकार कोई फैसला ले सकती है। उन्होंने RBI के सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में कोरम को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि क्या सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में नियमों के तहत न्यूनतम सदस्यों वाली शर्त पूरी की गई या नहीं। चिदम्बरम ने कोर्ट में यह भी कहा था कि इससे पहले वर्ष 1946 और वर्ष 1978 में नोटबंदी करने के लिए तत्कालीन सरकारों को संसद में कानून पास करवाना पड़ा था। याचिकाकर्ताओं के इस दलील पर केंद्र सरकार और RBI ने भी कोर्ट में अपने जवाब को रखा और आपको इन जवाबों को भी आज सुनना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही लिया गया था। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि ने कहा कि नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं था और इस फैसले से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी का फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार ने RBI से सलाह मशवरा किया था और दोनों ही एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में थे। वहीं RBI ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था। RBI ने कोर्ट के सामने साफ किया था कि सेंट्रल बोर्ड की बैठक के दौरान RBI जनरल रेगुलेशन एक्ट 1949 की शर्तों का पालन किया गया था और कोरम के मुताबिक इस मीटिंग में RBI गवर्नर के साथ साथ 2 डिप्टी गवर्नर और RBI एक्ट के तहत 5 नॉमिनेटेड डायरेक्टर भी शामिल थे। RBI की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने कहा था कि यह धारा
प्रक्रिया शुरू होने पर बात नहीं करती और ये बस इतना कहती है कि प्रक्रिया इस धारा में रेखांकित किए गए अंतिम चरणों के बिना पूरी नहीं होगी। आरबीआई की तरफ से यह भी बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही केंद्र सरकार से नोटबंदी की सिफारिश की थी और इसके लिए सभी नियमों का पालन किया गया था। आरबीआई ने कोर्ट में नोटबंदी से जुड़े दस्तावेज न पेश करने के आरोपों को भी खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता की इन्हीं दलीलों और इन दलीलों पर केंद्र सरकार और आरबीआई के जवाब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 से अपना फैसला सुनाया और नोटबंदी को वैधानिक ठहरा दिया। जस्टिस BR गवई ने 4 जजों का फैसला पढ़ते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लेने से करीब 6 महीने पहले ही सरकार और आरबीआई के बीच इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा था। यानी कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि नोटबंदी का फैसला बिना सोचे समझे अचानक से ले लिया गया था। जस्टिस गवई ने फैसले में यह भी कहा कि नोटबंदी का मकसद ब्लैक मनी, आतंकी फंडिंग पर रोक लगाना था और नोटबंदी के ये लक्ष्य हासिल हुए या नहीं, ये सवाल अब अप्रासंगिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सरकार आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26(2) के तहत सभी नोटों को वापस ले सकती है, जबकि याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि इस एक्ट के तहत सिर्फ कुछ खास सीरीज के नोट ही वापस लिए जा सकते हैं, सारे नोट नहीं। संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि 500 और 1000 के पुराने नोटों को नए से बदलने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस गवई ने कहा कि 1978 में हुई नोटबंदी में सिर्फ 3 दिन का वक्त था, जबकि 2016 में नोट बदलने के लिए पूरे 52 दिन दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 4-1 से सुनाया है, यानी 4 जजों ने नोटबंदी का समर्थन किया, जबकि एक जज जस्टिस BV नागरत्ना ने नोटबंदी से जुड़ी प्रक्रिया को गलत ठहराया। जस्टिस BV नागरत्ना 5 जजों की बेंच में शामिल इकलौती महिला जज थी और उन्होंने न सिर्फ बहुमत से अलग फैसला सुनाया, बल्कि इस दौरान उन्होंने आरबीआई पर कड़ी टिप्पणी भी की और इसलिए आज उनके फैसले को डिकोड करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने अपना फैसला अलग से पढ़ते हुए कहा कि भले ही आर्थिक नीति के मामले में कोर्ट के दखल की गुंजाइश कम हो, लेकिन कोर्ट इस बात की समीक्षा कर सकता है कि फैसला लेने की प्रक्रिया ठीक थी या नहीं। जस्टिस नागर रत्ना ने भी कहा कि नोटबंदी का मकसद सही था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार इसके जरिए ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग पर रोक लगाना चाहती थी, लेकिन कानूनी लिहाज से नोटबंदी का फैसला गलत था। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण फैसले को अध्यादेश की जगह संसद के अंदर कानून बनाकर लागू करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने फैसला लेते वक्त संसद को भरोसे में नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी हो, लेकिन यह फैसला लिया जा चुका है, ऐसे में अब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता या इसे पलटा नहीं जा सकता। जस्टिस नागर रत्ना ने केंद्र सरकार पर तो सवाल उठाए हैं, लेकिन उन्होंने आरबीआई पर बेहद सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर से 8 नवंबर के बीच सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही नोटबंदी का फैसला ले लिया गया। केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को आरबीआई ने यूं ही मंजूरी दे दी और इस दौरान केंद्रीय बैंक ने अपने विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं किया, यानी सीधे तौर पर इस प्रोसेस पर उन्होंने सवाल उठाया। हालांकि नोटबंदी पर चली आ रही सियासत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष, खास करके कांग्रेस से नोटबंदी पर सवाल उठाने और सरकार को बदनाम करने के लिए माफी की मांग कर रही है। अब आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे। तो
ये जो हमारे कांग्रेस के बंधु लेड बाय राहुल गांधी बार बार ये हल्ला करते थे, तो कभी आप समझने की कोशिश करते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? ये लूट लाबी की मंडली और बेईमानों की कुंडली एक बार फिर एक्सपोज हुई है और एक बार फिर जनता ने जो सत्यमेव जयते पर अपनी पुख्ता मुहर लगाई थी, एक बार भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उसमें मुहर लगाई है। डिमोनेटाइजेशन का जब फैसला हुआ, विमुद्रीकरण का जब फैसला हुआ, नोटबंदी का जब मोदी जी का फैसला हुआ, तो उस वक्त जो है वो एक वर्ग में बेचैनी दिखाई पड़ी और ये वर्ग वो था जो लूट लाबी का समर्थक था, बेईमानों का हितैषी था और उन्होंने इसको लेकर के पूरे देश में कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की, गुमराह करने की लोगों को कोशिश की और जो बिचौलिए थे और जो बेईमान थे और जो इसके समर्थन में खड़े हुए थे, उनको फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी है। यानी बीजेपी और सरकार विपक्ष पर हमलावर है, लेकिन विपक्ष के पास अपने तर्क हैं और विपक्षी नेता जस्टिस नागरत्ना के फैसले को आधार बनाकर सरकार को घेर रहे हैं और इसलिए आज आपको विपक्षी नेताओं की दलीलों को भी जरूर सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ नोटबंदी के प्रक्रिया पर है, परिणाम पर नहीं। अगर माफी मांगनी है किसी को, प्रधानमंत्री को मांगनी है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्णय लिया, लाखों एमएसएमई का विनाश हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का विनाश हुआ, लाखों परिवारों की रोजगार गई और हमारे अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक असर हुआ आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर माफी मांगनी है, सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यू इंडिया को मांगना है। बीजेपी की आदत है अतिशयोक्ति करना और झूठ बोलना। यहां तो कोरा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो सिर्फ नोटबंदी की प्रक्रिया को लेकर अपना निर्णय सुनाया है, नोटबंदी को लेकर नहीं, उसके परिणामों को लेकर नहीं, उसके द्वारा जो उसका जो प्रभाव पड़ा है उसको लेकर नहीं। तो ये कह देना कि नोटबंदी की जीत हुई है, बिल्कुल झूठ है। एक बात और आ रही है कि एक जज ने कहा कि इसको पार्लियामेंट से पास होना चाहिए था। हमारा ये हमेशा मत रहा है कि प्रक्रिया और नोटबंदी का परिणाम दोनों ही गलत हैं। पार्लियामेंट से इसको पास होना चाहिए था, नहीं होना। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, बिना संसद की मंजूरी के इस तरह का निर्णय प्रधानमंत्री की अपनी विम्स और फैंसीज से नहीं होना चाहिए। ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय करने का ये पर्पस, टेररिज्म काउंटर करने का जो मकसद था, ये सब विम्सिकल था, ये सब था ही नहीं है। ये एक सरासर गलत फैसला देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उनकी सरकार ने लिया और जिससे वो जो कह रहे थे उसका मकसद ही हासिल नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे 86% करेंसी को नरेंद्र मोदी ने रात में 8 बजे उसको डिनोटिफाई कर दिया। कितने लोग मरे? 100 लोग मरे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? लाखों लोगों का रोजगार से आपने महरूम कर दिया। अब आप एक नैरो लीगल ग्राउंड के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते आप सरकार। भाई इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश के प्रधानमंत्री पर आयद होती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नोटबंदी जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और टैक्स चोरी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए लागू की गई थी और यह सरकार की आर्थिक नीति में बदलाव का बड़ा हिस्सा था। सरकार ने यह भी कहा था कि नोटबंदी से जाली करेंसी में कमी आई। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला और ब्लैक मनी का पता लगाने में भी मदद मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना कि नोटबंदी पर सरकार की नीति और नीयत ठीक थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अपना फैसला नोटबंदी के फायदे या नुकसान के आधार पर नहीं सुनाया है। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक ठहरा दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है और नोटबंदी पर सुप्रीम मुहर के बाद भी विपक्ष के आरोप जरा भी नहीं बदले।